हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जो ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आप लोगों का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो था। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिक का आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर थोड़ा बच रहा है, वो हुआ नहीं है, वो करवा दूंगा। और तीसरा है आपका ये ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बाकी है, वो करवा रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपका हो चुका है। ठीक है, तो देखो हम एसएसटी में बहुत पीछे हैं, बहुत के बहुत पीछे हैं कि हमने कितनी क्लासेस ले ली। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कुछ थोड़ा आप समझते हो? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स क्या होता है? जितने भी चीज आपके पास, जो भी चीज है बेसिकली आपके आसपास, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आप रख रहे हो, क्या पहन रहे हो, जो भी है, वो सारा रिसोर्स के थ्रू आपके पास आया। कुछ यही है, कुछ मैन मेड रिसोर्स है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है, कोई एग्जॉस्टिबिलिटी से आया है। तो वो सारे रिसोर्सेस क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया गया इन्होंने। और सुनो मेरी पहली बात, मैंने आपके लिए अभी तक मैंने फाइंड किया था क्लास 10th एसएसटी के लिए कोई अच्छी सी बुक अरिहंत की, मैंने दोबारा ऑल इन वन फाइंड करने की कोशिश की, बट इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप आगे से क्या करना, मेरे नोट्स आप यूज करोगे। ठीक है, मेरे नोट्स ये रहे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नोट्स। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नोट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ बनाया है ये सारे नोट्स। ठीक है, आप देख सकते हो वैसे तो। ठीक है, ये नोट्स है मेरे। आपको पढ़ाने से पहले ना मुझे भी थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है बेसिकली। ये देखो आप, ये इंडिया फर्स्ट ईयर 5 प्लान्स, यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो नोट्स है ये सारे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, क्लास लंबी चलेगी, आपको बस थोड़ा पेशेंस रख करके आपको मेरे क्लास में रहना है बेसिकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है हमारे पास रिसोर्स का। रिसोर्स क्या होता है बेसिकली? रिसोर्स क्या होता है? जितनी भी चीजें अपनी इन्वायरमेंट में आज की डेट में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, ठीक है, क्यों ना वो आपके काम के आ रहा है, मतलब वो आपके काम के आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, मान लो आपके इन्वायरमेंट में है बेसिकली वाटर। ठीक है, इन्वायरमेंट में वाटर है, ट्रीज है। ठीक है, ट्रीज का क्या काम दे रहा है? ट्रीज ट्रीज फ्रूट्स दे रहा है, एयर दे रहा है। वाटर क्या काम दे रहा है? वाटर दे रहा है हमें पीने के काम। ठीक है, बेसिकली पौधों में डालने के काम। ठीक है, तो ये सारा जो है ना, ये सब हमारा रिसोर्स है जो हमें मिलता है। अब इसी में क्लासिफिकेशन किया गया है आपका बेसिकली कि नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, देखो एवरीथिंग जो भी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, यही लिखा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फैसिलेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसको हम हैज ए रिसोर्स कहते हैं। मतलब किसको कहते हैं हम? जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे, जो हमें जरूरत है उसको पूरा फुलफिल करे दे नीड्स को, और वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल प्रोवाइड करे। ठीक है, फैसिबल प्रोवाइड करे, बेसिकली कल्चरली एक्सेप्टेड हो, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। ठीक है, लिख लो। मैं अभी वैसे शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आपको फुल डेफिनेशन से लिखना है। ठीक है, नीड्स,
इज कॉल्ड रिसोर्स। अब इसी में रिसोर्स में आप क्लासिफिकेशन कर दोगे, ठीक है। मैं यहीं पे क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं। बेसिकली आपके दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। अब आप बोलोगे भाई हमने तो ये पढ़ रखा है, कई बच्चे होंगे भाई ये क्या होता है, ये होता क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, मैन मेड रिसोर्स क्या होता है। देखो, नेचुरल रिसोर्स उनको हम बेसिकली बोलते हैं वैसे रिसोर्स जो हमें बेसिकली कहां से मिले हो, नेचर से प्रोवाइड हो, ठीक है। और नेचर से हमें क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है, ट्रीज, ट्रीज, ग्रास, फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह हमें नेचर से मिलता है बेसिकली, ठीक है। इसमें कोई भी मैन मेड का नहीं है, ठीक है, रोल। ट्रीज वगैरह हो गया, ग्रास वगैरह हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। अब मैन मेड में क्या हो सकता है आपका, मैन मेड में, मैन मेड में आपका ऐसे रिसोर्स होंगे जो आपके लोगों के द्वारा मिला हो, ठीक है, जो लोगों ने बनाया हो, ठीक है। जैसे आप बताओ, ट्रीज लोग लगाते हैं, ठीक है, ट्री क्या करता है, लोग लगाते हैं, ट्रीज से बनता है आपके वुडन चीजें जो बनती है वो सारी बनती है, ठीक है। वो भी मैन मेड में हो सकता है क्लासिफिकेशन। और मैन मेड में आप बेसिकली जो भी आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजीज यूज करते हो, मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हो, तो ये सब मैन मेड है। तो मोबाइल फोन्स जो है, मोबाइल फोन्स वगैरह जो है, ठीक है, ये सारे मैन मेड्स है। जो भी आप जैसे पहनते हो, क्लोथ्स वगैरह जो है, क्लोथ्स टेक्सटाइल्स वगैरह जो है, वो सारे क्या क्या है, मैन मेड है। तो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, नेचुरल और मैन मेड में। नेचुरल और मैन मेड का डिफरेंस हर बार आया है पेपर में, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लिख के ले लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई कह रही है बेसिकली। क्योंकि इस बार का इंपॉर्टेंट नोटिस मैं बता देता हूं आपको, जो बच्चे इस बार क्लास 10th में आए हैं, बेसिकली 2026 में जो बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं क्लास 10th में, और जो 2027 में अपीयर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सीबीएसई दे रही है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बता दे रही है, जो आज तक कभी पास्ट 10 ईयर्स में हुआ नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है सीबीएसई जो दे रही है, वो आपके सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर के आपको मिल जाएगा, और वहां पे आप डाउनलोड करके आप उस क्वेश्चंस को आप बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूं, वहां से क्वेश्चन बन के आएगा जरूर, कुछ भी हो जाए वहां से जरूर क्वेश्चन बन के आएगा। क्योंकि भाई देखो, सीबीएसई ने कुछ ऐलान किया है तो कुछ तो मतलब कि पावरफुल चीज होगी ना। सीबीएसई तो हेड है भाई, सीबीएसई ने एक बार जब नंबर काट दिया तब तो काट ही दिया। और दूसरी चीज और, इस बार तुम सीबीएसई के भरोसे, इस बार तुम स्कूल के भरोसे नहीं बैठ सकते कि स्कूल वालों ने पासिंग क्राइटेरिया इतना रखा है, एक्सटर्नल में अलग इंटरनल में अलग लाना है और स्कूल वाले कर देंगे। नहीं, आपका जो पेपर चेक होगा वो करेंगे तो स्कूल वाले, यूटी वगैरह के पेपर्स, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग टीचर्स के पास जाएगा, अलग अलग स्कूल्स में, और वो चेक करेंगे और फिर वो एवोल्यूशन के लिए जाएगा आपका सीबीएसई के पास। सीबीएसई फिर दोबारा चेक करेगी पेपर को, और फिर दोबारा चेक करके फिर वो नंबर चढ़ाएगी। सिंपली ये याद रखना, इस बार कोई भी फेक कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है, इस बार 2026 का जो पेपर हो, 27 का जो पेपर होगा सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो सैंपल पेपर सीबीएसई जारी कर देगी जिनमें से वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देखना। अब है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से हमें प्रोवाइड हो, ठीक है, जो हमें नेचर वगैरह से प्रोवाइड हो उसको हम बोलते हैं बेसिकली नेचुरल रिसोर्स। बाय ओरिजिन, बाय ओरिजिन से जो प्रोवाइड हो उसको हम बोलते हैं बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। इसका मैं बना देता हूं आपका, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है।
इसमें पहला आएगा बाय ओरिजिन। इसमें आपके दो क्लासिफिकेशन होंगे, एक और दो। पहला होगा बायोटिक और दूसरा होगा ए बायोटिक, ठीक है। और जो फिर होगा एग्जॉस्टिबिलिटी से, बाय क्या बोला इन्होंने, एग्जॉस्टिबिलिटी ना, बिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी से होगा। ये होगा रेनोवेबल और नॉन रेनोवेबल से। बिल से क्लासिफाइड होगा, ठीक है। ओनरशिप से भी होता है, आप लिख लो, इसके साथ ही साथ फ्लो चार्ट बनाते जाना। ओनरशिप से कैसे होता है, ये इंडिविजुअल कम्युनिटीज वगैरह जो नेशनल वगैरह से मिले हुए रहते हैं, बाय ओनरशिप से होता है। स्टेटस ऑफ डील कैसे होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट स्टॉक रिसोर्स, ये सारे आपके आ जाते हैं स्टेटस ऑफ डील के साथ, ठीक है। इश्यूज एंड चैलेंजेस का क्या है, अब क्या क्या इशू है, क्या क्या चैलेंज है, उसके बारे में समझना अब हमें बाकी है। तो चैप्टर बड़ा, टाइम तो लगेगा। देखो, डिप्लीटेशन जो है रिसोर्स का फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स का जो फुलफिल नीड्स करने के लिए है। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स को डिप्लीटेट करने के लिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स जो है कई हाथों में है, अगर हम देखें फ्यू हैंड्स है, जिनमें से रिजल्ट क्या गया, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी से किया गया, रिच और पुअर में ऐसे कोई मतलब इक्वालिटी नहीं रखा गया, वहां पे भेदभाव किया गया। यार पता है, यहाँ पे बताया गया कि यार यहाँ रिच है तो इनके पास ज्यादा पैसा होगा, यहाँ पुअर है तो इनके पास कम पैसा होगा, बेसिकली ऐसे डिवाइड कर दिया। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो लीड करता है ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस को, ठीक है। क्या बोला, इनडिस्क्रिमिनेट, जब इनडिस्क्रिमिनेट करते ना, एक होता है डिस्क्रिमिनेट, एक होता है इनडिस्क्रिमिनेट। जब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं किसी को एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स को लेकर के, तो वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बन जाता है, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का और पॉपुलेशन का, पॉल्यूशन का ये बन जाता है ऐसे डिप्लीशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता हूं। अब बात आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ से आया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसने करवाया था। देखो, ये किसी भी अपने इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को डैमेज ना करे अपने इन्वायरमेंट में बेसिकली, और डेवलप करता रहे और कोई कंप्रोमाइज ना करे नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को लेकर के। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ किया गया है कि अपने देश में वो डेवलप होता जाए, वो चीज़ कभी वो ख़त्म ना हो, ठीक है। वो कभी ख़त्म ना हो, वो डेवलप करता जाए, डेवलपमेंट होता जाए उसका, ठीक है। बेसिकली वो कभी क्या हो, ख़त्म ना हो बेसिकली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, वो किस पे बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किस पे बना रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली की प्रकाश के ऊपर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। कौन बना रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो गोल्स चलाती हैं वो मतलब सिस्टम चला रहे हैं ये। और वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैनेज कर रहे हैं कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जितने सारे जो है देश में जो पड़े हुए हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो सब का काम भी यही करते हैं। याद रखना,
तो ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी ये करते हैं बेसिकली, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब हम कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम कैसे रिसोर्स को बचा सकते हैं बेसिकली, कोई मेथड है जिससे हम बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्स का, कुछ यूनिक चीज है जिससे हम कर सकते हैं कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, क्लब ऑफ रोमा एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन एक टाइप से, ठीक है। क्लब ऑफ रोमा एक एडवोकेट है, किसके, रिसोर्स कंजर्वेशन के एडवोकेट है एक टाइप से, जो पहली बार इन्होंने सिस्टमेटिक वे में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स किया था 1968 में किया था, ठीक है। इनका नाम है, इनका क्लब का नाम था रोमा, क्लब ऑफ रोमा, ठीक है। और ये क्या थे, एडवोकेट, क्लब ऑफ रोमा। अब वो क्या थे, एडवोकेट थे। याद रखना बहुत बार पूछता है कि ये क्लब ऑफ रोमा जो थे वो क्या थे बेसिकली, तो एडवोकेट थे, एमसीक्यू में पूछता है ये, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इन्होंने 1968 में किया था, ये भी याद रखना, फर्स्ट टाइम जो किया था इन्होंने कंजर्वेशन के लेकर के, ठीक है, जो लगाया था इंडिया में कंजर्वेशन को लेकर के, तो वो 1968 में किया था, याद रखना। सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयन फिलॉसफी आया था, 1974 में, 1974 में गांधीयन फिलॉसफी आया था। गांधीयन फिलॉसफी आया था कब, 1974 में गांधीयन फिलॉसफी आया था, याद रखना बहुत बार पूछता है ये। गांधीयन फिलॉसफी एक बार और आया था जो प्रेजेंट हुआ था, क्या लिखा है इन्होंने, स्विचमार इन द बुक, एक बुक का नाम है जिसका नाम है स्विचमार, ठीक है। नहीं रुको, प्रेजेंटेड बाय स्विचमार, अच्छा प्रेजेंट किया गया था स्विचमार द्वारा, और जो बुक था वो था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक के अंदर क्या था, गांधीयन फिलॉसफी लिखा था। गांधीयन फिलॉसफी किसके अंदर लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर लिखा था गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी लिखा था, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पे, याद रखना। गांधीयन फिलॉसफी क्या है एक टाइप से, थोड़ा सोचो गांधीयन फिलॉसफी क्या है, मिटा दो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। अब बात आती है गांधीयन फिलॉसफी की। डिटेल में समझेंगे क्या होता है ये। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग, जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल थे, ठीक है, और जो एक्सप्लोटिव नेचर्स में रहते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके रूट कॉज करते थे रिसोर्सेज डिप्लीटेशन का, वो ग्लोबल लेवल में करते थे बेसिकली, ठीक है। किस में करते थे, ग्लोबल लेवल में करते थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के द्वारा जो सेल्फिश इंडिविजुअल थे, ग्रीडी और सेल्फिश दोनों इंडिविजुअल जो थे, दोनों एक्सप्लोटिव नेचर करते थे एक टाइप से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हैज रूट कॉज करता था, रिसोर्स डिप्लीटेशन कॉज करता था रूट एट ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ये जो है ये अगेंस्ट है मास प्रोडक्शन के, तो ये एक बार पूछ चुका है, किसके अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट, देखो मैं यहाँ काम का लिखता हूँ, ठीक है, याद रखना, मास प्रोडक्ट, अगेंस्ट प्रोडक्शन के थे, मास प्रोडक्शन के, यहाँ मास लिखने की ना, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। कौन था अगेंस्ट में, गांधी जी थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि ये रिप्लेस करेंगे प्रोडक्टिविटी बाय द मासेस, और ये रिप्लेस करेंगे प्रोडक्टिविटी को उनके मासेस के द्वारा, उनको रिप्लेस करेंगे। कौन चाहता था, गांधी जी चाहते थे। जो ब्रुटलैंड है कमीशन जो है 1987 में बना था, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है।
ब्रूट लैंड कमीशन, कमीशन ही बोला है ना, हाँ कमीशन। ब्रूटलैंड कमीशन कब बना था? 1987 में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे। 1987 में बना था, और ये रिसोर्स ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन बना था। याद रखना, ब्रूटलैंड कमीशन कब बना था गांधीयन फिलॉसफी में? तो बना था 1987 में बना था, 1987 में बना था ब्रूटलैंड कमीशन, 1987 में। याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था इसमें। इसमें क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ था इसमें, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझते हो ना, IMP डॉट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में लिखा है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था एक टाइप से। कब किया था? 1987 में किया था बेसिकली गांधी जी के ने। ब्रूटलैंड कमीशन जो बनाई थी 1987 में, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। अब क्या कंट्रीब्यूशन किया था वो हम समझते हैं। कंजर्व्ड एट द ग्लोबल लेवल, कि हम ग्लोबल लेवल तक कंजर्व्ड करेंगे। कहाँ तक? कंजर्व्ड एट द ग्लोबल लेवल। क्या कहा था? कंजर्व्ड एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल तक हम कंजर्व्ड करेंगे, ये कहा था इन्होंने। ये जो रिपोर्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स में, और एडवोकेटेड किया था हैज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। तो इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, और एडवोकेट किया था कि हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। और जो सब्सिक्वेंटली पब्लिश था बुक में इंटाइट कॉमन फ्यूचर के लिए, वो एक टाइप से पब्लिश किया गया था, ठीक है, बुक में। अब एक नए बंदे आते हैं जिनका नाम थोड़ा घुमा फिराया हुआ नाम है, नाम थोड़ा अलग है, नाम सुन के थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा, ठीक है। जिनका नाम है रियो डी जेनेरियो, अर्थ सुमित 1992, ठीक है। रियो डी ऐसी था ना, डी जेनेरियो, अर्थ सुमित है ना, अर्थ सुमित 1992, सुमित 1992, ठीक है। ये एक बंदे थे, महान थे एक टाइप से आप बोल सकते हो, जिन्होंने पहले इंटरनेशनल अर्थ सुमित किया था। क्या किया था? फर्स्ट इंटरनेशनल सुमित किसने किया था? रियो डी जेनेरियो ने अर्थ सुमित किया था 1992 में, जिसने फर्स्ट इंटरनेशनल सुमित किया था। बेसिकली जो सुमित था वो कन्वेंट करता था एड्रेसिंग करने के लिए, अर्जेंट प्रॉब्लम्स को कन्वे करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। क्या किया था? कन्वे किया था, सुमित ने कन्वे किया था, कन्वे फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, एड्रेसिंग है ना, एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के अर्जेंट प्रॉब्लम्स किया था, एक टाइप से प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था ग्लोबल लेवल पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मुझे तो पता है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट लेवल, फॉर ग्लोबल लेवल ना, ग्लोबल लेवल, ठीक है। बोला क्या है, ये पहले इंटरनेशनल सुमित थे,
जिन्होंने कन्वे किया था और एड्रेसिंग किया था अर्जेंट प्रॉब्लम्स को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, सोशो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अब है द रियो कॉन्वेंशन इंडोर्स्ड। अब ये कौन है भाई? द रियो कॉन्वेंशन इंडोर्स्ड, इनकी बात चल रही है, इनकी बात चल रही है। द रियो कॉन्वेंशन इंडोर्स्ड, ठीक है। ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे एक टाइप से, अगर हम बात करें तो। ये क्या थे? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे एक टाइप से, ठीक है। नॉन लीगली बाइंडिंग प्रिंसिपल जो है, जिनका टारगेट होता है कि हम अचीव करेंगे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन मैनेजमेंट पे, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सभी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे। सभी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में इन्होंने क्या किया था? एक टाइप से ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस किया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम मैनेजमेंट करेंगे जितने भी तरह के फॉरेस्ट है, ठीक है, जितने भी तरह के फॉरेस्ट है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, करेंगे, एक टाइप से कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट करेंगे। अब आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या कहता है? बेसिकली एजेंडा 21 ये कहता है कि डिक्लेरेशन साइन जो है रियो डी ने, UNCED, वो 92 टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज था, ठीक है। 1992 क्या था? कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज था, ठीक है। पॉवर्टी और डिजीज को लेकर के, किसको लेकर के? पॉवर्टी और डिजीज को लेकर के, ठीक है, याद रखना। जो लोकल गवर्नमेंट है वो शुड ड्रॉ इट ऑन लोकल एजेंडा। जो लोकल गवर्नमेंट थे, ठीक है, लोकली जो गवर्नमेंट थे वो सोच रहे थे कि जो एजेंडा 21 है वो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट चाह रहे थे, लोकल गवर्नमेंट थे, ठीक है। कौन था वो कौन था? लोकल गवर्नमेंट चाहते थे कि वो ओन एजेंडा 21 बनाएंगे। They want to make own एजेंडा 21। वो खुद का एजेंडा 21 बनाना चाहते थे। लोकल गवर्नमेंट कौन थी? वो जो बनाना चाहते थे, लोकल गवर्नमेंट। यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा एजेंडा गवर्नमेंट थी जो खुद का एजेंडा बनाना चाहती थी, एजेंडा 21 बनाना चाहती थी अलग से। वो थी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जो एजेंडा 21 अलग से बनाना चाहती थी, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए खुद से बनाना चाहती थी। अब है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स की प्लानिंग के लिए इंडिया में कैसे क्या किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब बात करें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर रिसोर्स जो प्लानिंग होता है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन और इनोवेटरी जो रिसोर्स होता है वो अक्रॉस द रीजन होता है कंट्री के।
जैसे सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ठीक है, सर्वेइंग वगैरह जिसमें होता है, ठीक है, क्या होता है, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एज क्वालिटेटिव, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग जो होता है इंडिया में, वो सिंपली कह रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं इनोवेटरी रिसोर्सेज का अक्रॉस रीजन, सर्वे करके, मैपिंग के थ्रू, और दूसरा हम क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आता है इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब कैसे कैसे इन्वॉल्व करना है प्लानिंग स्ट्रक्चर का, उसके बारे में। प्लानिंग स्ट्रक्चर को कैसे कैसे इन्वॉल्व करना है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट, स्किल्स वगैरह के थ्रू, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूट। तो जो इन्वॉल्व था ना प्लानिंग स्ट्रक्चर करने के लिए, वो सोचे थे कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू और स्किल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इन तीनों के थ्रू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वो क्या चाह रहे थे, इन्वॉल्व क्या क्या था प्लानिंग स्ट्रक्चर, उनके नाम लिखो आप तीन जो प्लानिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व थे। तो पहला था टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूट, या आप उल्टा ऐसे लिख दोगे इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, तब भी सही है। ये तीन चीज चाहते थे कि भाई हमारा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमारे पास स्किल्स होना चाहिए, तीसरा हमारे पास इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। वो चाह रहे थे कि जितने भी रिसोर्स है वो हम ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, यही बोला ना, हाँ, ऑल ओवर नेशन से हम डेवलपमेंट जो किया है ऑल ओवर नेशन से, उनसे हम मिलना चाहते हैं, मतलब कि मिलाना चाहते हैं, अपना जो इंस्टीट्यूशन है, अपना जो बनाना चाहते हैं हम, ये सब तीनों चीज उनसे हम मिलवाना चाहते हैं कि हाँ इससे भी हम ग्रेट बना सकते हैं, इससे भी हम बड़ा बना सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होता है, हम कैसे रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें तो बताओ। देखो, इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, वो 1951 से 56 तक चला है। 1951 से 56 तक ये चला है इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा संभल के चलना आप। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक इंट्रोड्यूस किया गया था। वो था 1951 से 56 का। मतलब रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब से कब तक था। ऑप्शन में आपका दे देगा 51, 56, 51 to 56, 52 to 57, ऐसे कुछ करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, 51 to 56 ही मार्क करके आना है। यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने साइड में यूपीएससी लिख दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, इसके साथ ही है, इसके साथ ही ये यूपीएससी में पूछा गया, इसके साथ ही लिखना है आपको, ठीक है, अगर पूछा भी जाए तो। पॉवर्टी, दूसरा है आपका फूड शॉर्टेज, तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये तीन के थ्रू हम सरकार ने इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया था। पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज को खत्म करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लाने के लिए, बेसिकली ये सब करने के लिए क्या किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया था। ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, यूपीएससी बोल रही है हमेशा।
सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स इन डेवलपमेंट सेटिस्फाइंग, जो अवेबिलिटी है रिसोर्स का वो नेसेसरी है कंडीशंस के लिए। मतलब अब क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट क्या क्या है रिसोर्स का डेवलपमेंट जो सेटिस्फाई करती है। रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए नेसेसरी कंडीशंस में डेवलपमेंट के लिए, किसी भी रीजन में, कोई भी रीजन हो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। रिसोर्स कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट के लिए ओनली जब वो कंपाइंड करती है बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस से, तब। ठीक है, जो हिस्ट्री है कोलोनाइजेशन रिवल्स का, वो रिच रिसोर्स है कॉलोनीज में, जहाँ पे मेन अट्रैक्शन है फॉरेनर इन्वेडर्स का, जहाँ पे फॉरेनर लोगों का जहाँ पे इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है हिस्ट्री कॉलोनाइजेशन में, ये रिवील किया गया है। जो ब्रिटिश है वो लूट के चले गए, मतलब कितने लूट के चले गए इंडिया से, कितने लूट के चले गए, 45 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के चले गए ब्रिटिश इंडिया से। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कितना लूट के चले गए थे ब्रिटिश इंडिया से, तो 45 ट्रिलियन जो है इतना लूट के ब्रिटिश चले गए थे इंडिया से। ठीक है, अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स इन डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री। इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, लिख लो, रुको एक सेकंड, इंडिया जीडीपी बोला है ना, इंडिया जीडीपी क्या बोला है इन्होंने, जीडीपी जो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, और जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो 105 ट्रिलियन है डॉलर है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स की है, डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है आपका। जो इंडिया की जीडीपी है वो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, और जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो है 105 ट्रिलियन डॉलर। याद रख लेना इसका जीडीपी के बारे में, जो वर्ल्ड का जीडीपी है टोटल वो 105 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन है। ठीक है, देखो जीडीपी का फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूँ, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन होता है इसका। ठीक है, लैंड रिसोर्स, अब लैंड रिसोर्स कितने कितने डिवाइडेड है। प्लेन्स की अगर बात करें तो एरिया कवरेज जो है वो 43% है। तो लिखो मेरे साथ, आप लिखो, प्लेन्स की जो एरिया कवरेज है वो 43% है, और जो यूजेस है उस प्लेन का वो है कि हम माउंटेन्स बना सकते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसके ऊपर, और इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप कर सकते हैं, बेसिकली वो सब कर सकते हैं, प्लेन्स के ऊपर। माउंटेन्स की बात आई, माउंटेन का जो एरिया कवरेज है वो 30% है। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं आधा रिवर बनाने के लिए और आधा टूरिज्म के लिए बना सकते हैं। ठीक है, प्लेट्यू में एरिया कवरेज है 27%, जिसमें हम प्लेट्यू को काट करके हम उसके अंदर से फॉसिल फ्यूल्स मिनरल्स निकाल सकते हैं। याद रखना, प्लेट्यू के अंदर से फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स निकाल सकते हैं, जिसकी कवरेज है 27%। लैंड यूटिलाइजेशन, अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो लैंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अगर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट में, बैरन एज वेस्ट लैंड है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए है, बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज के लिए है, जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, वहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, बिल्डिंग रोड फैक्ट्रीज यूज करेंगे तो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की अगर बात करें तो परमानेंट पोस्चर जो है और ग्रेजिंग लैंड एक टाइप से। ठीक है, परमानेंट पोस्चर और ग्रेजिंग लैंड कहाँ पे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। मिस ट्राइड क्रॉप्स है, ठीक है, मिसएलुलस। कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जो बचा हुआ है अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर से बचा हुआ है लास्ट। फैलो लैंड क्या है, जो करंट फैलो है, अगर हम बात करें जो 1 साल और 1 साल से कम का करंट फैलो की बात कर रहे हैं तो
वो अदर देन करंट फेलो है 1 साल से 5 साल के बीच का। ठीक है, देखो इसका मतलब समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में आ चुका है ये। ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, CFOC। ठीक है, इसका नाम है करंट फेलो, और ये है अदर देन करंट फेलो। और जो लास्ट वाला है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड हम इसको बोलते हैं। करंट फेलो, ओ का मतलब है अदर देन करंट फेलो, सी का मतलब है कल्चरेबल वेस्टलैंड। याद रखना। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर जीडीपी याद रखना है, 1955 से 51 से 56 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्क कर लो उसमें। ठीक है, ब्रिटिश कितना लूट के गए थे इंडिया से याद रखना, $45 ट्रिलियन लूट के गए थे। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है इंडिया की जीडीपी बताओ, वो टोटल है $3.7 ट्रिलियन है। और वर्ल्ड की जीडीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है $105 ट्रिलियन है। ये भी लिख लो आप। और आपका बचेगा, ये बचेगा करंट फेलो, अदर देन करंट फेलो और कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। कितने कितने लैंड यूटिलाइज हो चुके हैं आज के डेट में? या लिखना चाहते हो आप, ये बताओ। लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, मैं साइड हो जाता हूँ। लिख लो आप जो लिखना चाहते हो। स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबसे अच्छा है। हाउ इज लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइंड। एक क्वेश्चन है कि कैसे लैंड यूज करता है पैटर्न डिटरमाइंड। तो फिजिकल फैक्टर की वजह से करता है, टोपोग्राफी वगैरह को यूज करके वो करता है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स को यूज करके क्या करता है, लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन करता है बेसिकली। ह्यूमन फैक्टर क्या क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कल्चरल है, ट्रेडिशनल है। लैंड यूज इन इंडिया, लैंड का यूज जो है इंडिया में उसकी बात करें तो एक्सटेंट और कवरेज है एक टाइप से। लिखते जाओ मेरे साथ, लैंड यूज इन इंडिया, कल्चरल क्या है ये, एक्सटेंट एज कवरेज। टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया में, लिखो। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया में वो 3.28 है। 3.28 है, क्या है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। वो है 3.28 है। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसके पीछे तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड डाटा यूज करते हैं, हाउएवर अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, सिर्फ 93% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, 93% जियोग्राफिकल एरिया है। दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है। 93% जो है वो क्या है, जियोग्राफिकल एरिया।
जियोग्राफिकल एरिया है 93% मात्र, याद रखना। जो नेशनल फर्स्ट पॉलिसी है 1932 का, उनका टारगेट था 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया का टारगेट था किनका? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, NFP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फॉरेस्ट पॉलिसी का था, ठीक है। और ये कब था? ये था 1932 में था। 1932 के टाइम पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत वो चाह रहे थे कि हम 33% ऑफ जो लैंड है फॉरेस्ट का वो हम कब्जा कर लें, ठीक है। उनका टारगेट था। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन जो है वो रेफर करवाता है डिक्लाइन इन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग के थ्रू ये क्या करता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड का मतलब कटना, मतलब लैंड खत्म जो हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, कंजर्वेशन जो हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है, ओवरग्रेजिंग के कारण भी हो रहा है और माइनिंग के कारण भी हो रहा है। एग्जाम्पल बाय रीजन, अगर हम रीजन के तहत एग्जाम्पल देखें तो, ठीक है, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे डिफॉरेस्टेशन माइनिंग है, ठीक है। MP हो गया, UP हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे क्या है? डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन एरिया है, ठीक है। MP, UP, झारखंड ये सारे डिफॉरेस्टेशन एरिया है। MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये ओवरग्रेजिंग है। MP भी, गुजरात भी, राजस्थान भी, महाराष्ट्र भी, ये जो है ये है ओवरग्रेजिंग के लिए। MP है ये, ठीक है। MP, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये इरिगेशन के लिए। पंजाब, हरियाणा और आपका है आपका वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो ये सारे जो है ये है आपके ओवर इरिगेशन के लिए। ज़्यादा इरिगेशन जो करते हैं वो बेसिकली यहीं करते हैं, पंजाब में करते हैं, और हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल के यूपी की तरफ, वेस्ट यूपी की तरफ आपका करते हैं। MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की तरफ ओवरग्रेजिंग होता है। MP, UP, झारखंड की तरफ डिफॉरेस्टेशन और एरियाज कवर होती है, डिफॉरेस्टेशन एरियाज वगैरह कवर होती है। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्लेसेस के नाम, ठीक है। सॉइल क्या है? टॉप लेयर होता है अर्थ सरफेस का, टॉप लेयर को हम सॉइल बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है, जिसमें से कंपोज होता है ऑर्गेनिक रिमेन, क्लेज और रूट पार्टिकल्स का, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, ये सब सॉइल फॉर्मेशन का पार्ट है। क्लाइमेट होना चाहिए, वेजिटेशन कैसा है उसको भी देखता है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी देखता है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है वो उस पे भी डिपेंड करता है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एक्सेट्रा पे भी सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। जितना ये सब होगा उतना आपका सॉइल और अच्छा बेटर होगा, जिससे आप न्यूट्रिशन सॉइल को अच्छा मिलेगा, ठीक है। सॉइल जो है कंसिस्ट करता है दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल, आपको पता है, साइंस में भी आपने पढ़ा है मेरे साथ। लेयर ऑफ सॉइल की अगर बात करें, जो ए हॉरिजॉन होता है, हे हॉरिजॉन कौन सा होता है? जो ए हॉरिजॉन होता है ये होता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, तो सॉइल की सबसे ऊपर भाग को बोलते हैं टॉप सॉइल, जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है, स्टार्ट कर देता है ब्रेस्ट पे, और जहाँ पे ह्यूमस और मिनरल्स का यूज़ करता है, और ये डार्क और फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरा रहता है। तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये होता है यही, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ए हॉरिजॉन, ठीक है। अब बात करते हैं बी हॉरिजॉन की, जिसको हम बोलते हैं क्या बोला है ना, सब सॉइल। सब सॉइल जिनको इन्होंने बोला है, सब सॉइल क्या करेगा? ये लेयर है बेलो द टॉप सॉइल के लेयर में है, ठीक है। टॉप सॉइल से थोड़ा नीचे है, ठीक है, नीचे है।
ये लेस ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स होता है और क्ले होता है। यहाँ पे लेस ह्यूमस होता है, ह्यूमस तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं हमें, क्ले वगैरह ज़्यादा हमें मिलते हैं। किसमें? बी हॉरिजॉन में, सब सॉइल में हमें ये सारे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लेस ह्यूमस वगैरह इन्हीं में मिलते हैं, लेस ह्यूमस क्लेज वगैरह इन्हीं में मिलते हैं। ठीक है। थिंग्स वगैरह जो वाश डाउन होते हैं फ्रॉम द टॉप सॉइल, वो स्पॉन्ज बन जाते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं वो बिल्कुल। रूट जो होते हैं बड़े ट्रीज के, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक? बी हॉरिजन तक। सी हॉरिजन क्या है? सी हॉरिजन क्या है? ये एक ऐसा लेयर है जो बड़े पीसेस, रॉक के बड़े बड़े पीसेस से बना हुआ हो। ठीक है। सी हॉरिजन क्या है? जो रॉक के बड़े बड़े पीसेस से बना हो, मेड अप ऑफ बिग पीसेस ऑफ रॉक। रॉक के बड़े बड़े पीस जो है रॉक के, उनसे बना हो, और ये गुड नहीं होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। इट्स नॉट गुड। ठीक है। ये लाइक द पेरेंट रॉक की तरह होता है, जो स्टार्टिंग में ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में। पेरेंट रॉक की तरह होता है ये। ठीक है। पेरेंट रॉक की तरह होता है, लाइक पेरेंट रॉक की तरह होता है, जो स्टार्टिंग में टूटना स्टार्ट कर देता है, वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाता है। आर हॉरिजॉन क्या है? बेड रॉक। ये एक ऐसा हार्ड सॉइल रॉक है बॉटम के अंदर। ये एक हार्ड है, सॉलिड रॉक है, इतना मजबूत कठोर रॉक है बॉटम में। और ये जो है ये पेरेंट रॉक है। क्या ये एक टाइप से आपका पेरेंट रॉक है, फ्रॉम विच द अपर सॉइल लेयर्स यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। अरे यार, अभी 3 पेज आपका बचा हुआ है, 4 पेज आप मान के चलो। एलुवियल सॉइल ज़्यादा बताने जरूरत है क्या? ये बताओ, जानते हो कुछ? और 1-2 पॉइंट बता देता हूँ बस। ठीक है। ये बना रहता है सैंड से, सेट ऑफ क्ले वगैरह से। ठीक है। और ये कंट्रोल करता है एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास से, पोटेशियम एसिड से, लाइम से। एलुवियल सॉइल जो पार्टिकल्स है सॉइल के, वो बड़े होते हैं टूवर्ड्स द रिवर वैलीज की तरफ सॉइल के, और ये कोर्स करते हैं अपर रीचेस ऑफ वैलीज में। ठीक है। अपर रीचेस ऑफ वैलीज में ये कोर्स करते हैं। ये सुटेबल है ग्रो करने के लिए पैडी को, व्हीट, शुगर केन्स, अदर सेरल और पल्सेस क्रॉप्स को सुटेबल है ग्रो करने के लिए। बेसिकली एलुवियल सॉइल में ये सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे मैंने बोला ना आपको नहीं मिलेगा, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, ये रिवर वैलीज तरफ मिलेगा, नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह जिधर वैलीज है उधर मिलेगा आपको ये से। कहाँ पे? गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा वगैरह की तरफ मिलेगा, गंगा की तरफ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा। ठीक है। गंगा वगैरह की तरफ। स्पेशली डेल्टाज और पेनिनसुलर रिवर जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह का काम करती है बेसिकली। इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट पॉइंट जो अभी बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एज ये कैटेगराइज किया जाता है भंगार और खादर। भंगार और खादर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भंगार किसको बोलते हैं? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं, जो थोड़े पुराने से एलुवियल सॉइल होते हैं, उसको भंगार कहते हैं। लिख देता हूँ, भंगार किसको कहते हैं और खादर किसको कहते हैं? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं, उसको हम बोलते हैं भंगार, और जो न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं बेसिकली उसको हम बोलते हैं सॉइल, जो होते हैं उसको बोलते हैं खादर। ये देखो, ये बच्चा, ये देख लो, ये दोनों जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट इतना है कि ये आपका स्टार्टिंग आई थिंक ये आपका था क्लास 6 से आता हुआ आ रहा है ये आपका, और ये आपका लास्ट जब भी तक आप एसएसटी को लोगे, आर्ट्स को जब तक आप लोगे, तब तक जब भी ये आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या कुछ एसएसटी में आ गया, भागर खादर तो आना है ही, फिक्स है ये बिल्कुल। ठीक है। फीचर खादर और भांगर सॉइल के डिफरेंस बताए गए। रीजन लोअर रिच है, रिवर वैलीज के लोअर रिच है। भांगर जो है वो अपर रिच है, रिवर वैलीज के। फीचर कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके खादर सॉइल का, वो है न्यू एलुवियल सॉइल जो है, और फर्टाइल, वो डार्क होता है कलर में। इनके डिफरेंस आप गूगल पे निकालना, गूगल पे आप डिफरेंस निकालोगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सेम डिफरेंस मिलेगा आपको।
ठीक है, वैसे लिखा मैंने अपने खुद से नोट से, बुक से आपके बना के लिखा है मैंने आपके, लेकिन जो बुक में है वो आपकी गूगल में भी है, गूगल में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ChatGPT से प्रॉम्प्ट डाल के लिख मतलब पूछ सकते हो कि यार ये डिफरेंस बोला है घाघर और भंगार का, वो आप दे दो, वो डिफरेंस बना के आपको दे देगा। और आपको क्या क्या लिखना है, फीचर कैसे कैसे लिखना है, रीजन, कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर, इरिगेशन, फर्टिलिटी, इन पांचों चीज़ों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, फाइन ग्रैंड सिलिटी और क्लियर से बना होता है टेक्सचर्स, और भांगर सॉइल में कोर्स ग्रेन्ड सैंडी और लैमी चीज़ों से बना रहता है भांगर। ठीक है, इरिगेशन नेचुरली इरिगेटेड होता है, फ्लड वगैरह से होता है, खादर सॉइल इरिगेट वगैरह। ठीक है, लेकिन जो भंगार होता है वो आर्टिफिशियल रेन से होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू होता है, ड्राई क्रॉप्स जैसे वीट और मिल्ट वगैरह। ठीक है, फर्टिलिटी, खादर सॉइल में अगर हम बात करें, खादर जो वो हाईली फर्टाइल सॉइल होता है जो क्ले और फेंट सिल्ट को कंटेन करता है बेसिकली। ठीक है, भंगार जो है वो लेस फर्टाइल को कंटेन करता है सॉइल को, जो मिक्स होता है लाइम मॉड्यूल से, लाइम मॉड्यूल से फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। किसकी बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। अब बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल क्या होता है? कहीं सुना है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल कहीं सुना है आपने? देखो, ये फाउंड होता है डीकन ट्रैप की तरफ, बेसाल्ट रीजन वगैरह में, जो लावा की तरफ फ्लो करता रहता है ये ब्लैक सॉइल। और ये बना रहता है एक्सट्रीमली फाइन क्ले से, मटेरियल से, जो सुटेबल होता है ग्रोइंग कॉटन ग्रो करने के लिए बेसिकली होता है ये, फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल यूज किया जाता है, कॉटन वगैरह ग्रो करने के लिए। ये रिच होता है न्यूट्रिएंट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिलता है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो पूछता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, फॉर्मूला लिख देता हूँ, CaCO3। नहीं दिख रहा होगा ना, रुक जाओ, CaCO3 से बना हुआ रहता है ये। ठीक है, ग्रो करने के लिए बैटरी, और ये पोटास और लाइम से, लेकिन ये पुअर होता है पोटेस्टिक कंटेंट से। लेकिन पोटास वगैरह आप डालोगे तो उससे वो मतलब थोड़ा ख़राब सा होना स्टार्ट होता है, तो उससे वो काम नहीं करता इतना। ये डेवलप करता है डीप क्रैक्स को ड्यूरिंग दी हॉट समर के टाइम पे, जो हेल्प करते हैं एरिएशंस ऑफ द सॉइल को करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये स्टिकी बनाते हैं, वेट बनाते हैं ड्यू टू देयर मॉइस्चर रिटेटेशन कैपेसिटी, और ये डिफ़िकल्ट बनाते हैं टिल को। ठीक है, ये कवर करते हैं प्लेट्यू एरियाज़ को, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ के एरियाज़ को, महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लाई करते हैं। इन सारे एरियाज़ को कवर करने का प्लेट्यू काम करता है। रेड और येलो ऑयल, ये रेड सॉइल जो है वो डेवलप करता है लो रेनफॉल एरियाज़ को। जहाँ पे रेड सॉइल होगा वहाँ पे कम बारिश होगी, और यहाँ जहाँ होती है वो होता है डिकन प्लेट्यू की तरफ, वहाँ कम बारिश भी होती है, ईस्टर्न और सदर्न प्लेट्स की तरफ। ये रेड होता है कलर में ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, आयरन पार्टिकल्स जो है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक ड्रॉप्स, ये टर्न्स करते हैं येलो में जब ये अकर करते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म्स में अकर करते हैं जब ये। रेड और येलो सॉइल जो है वो फाउंड होते हैं पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट की तरफ, वो उधर वो मिलते हैं। ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन की तरफ ये रेड सॉइल्स वगैरह मिलते हैं, रेड और येलो सॉइल। कहाँ? उड़ीसा, महाराष्ट्र की तरफ ये मिलते हैं, रेड और येलो सॉइल, याद रखना, महाराष्ट्र और उड़ीसा की तरफ। लेटराइट सॉइल क्या होता है? ये एक टाइप से अब बात की गई है लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल जो है ये एक टाइप से, अगर मैं बात करूं, सॉरी रुको, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, हाँ, ये फॉर्म होता है एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे होता है टीचिंग वगैरह के लिए, इंटेंस टीचिंग वगैरह।
मतलब एक टाइप से लीचिंग वगैरह पड़ जाता है, लीचिंग की बात कर रहा हूँ। ये सपोर्ट करता है डिसाइडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट को, एज ए रिच होता है ह्यूमस में, और कुछ प्लेसेस है जो पुअर होते हैं ह्यूमस में ड्यू टू सेमी एराइड इन्वायरमेंट में और स्पार्स वेजिटेशन में। ये प्रोन है इरोजन्स का और डिग्रेडेशन का ड्यू टू इट्स पोजिशंस ऑन द लैंडस्केप्स। ये ज़्यादा एसिडिक होता है, विथ pH 6.0 होता है इसका। pH मान कितना होता है? 6.0 होता है, लेस देन, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक होता है, मैंने बताया था, जिसका pH मान 6 से मतलब कम हो, उसका क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और डेफिशिएंट होगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। ये फाउंड होता है मोस्टली सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, रीजन्स में, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ पार्ट्स हो गए वेस्ट बंगाल तरफ, ये मिलते हैं। हिली एरियाज की अगर बात करें, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, टी का कॉफी ग्रोन्स होता है सॉइल में, क्योंकि वहाँ पे अडॉप्टिंग होता है आफ्टर अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स के यूज करके। लेटराइट सॉइल जो है वो फाउंड होता है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ पे, सुटेबल कैशुआ नट्स को, काजू वगैरह को ग्रो करने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल का कहाँ पे यूज होता है? केरला, तमिलनाडु में, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है, TN लिख दे रहा हूँ शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे कैशुआ वगैरह, काजू वगैरह को ग्रो करने के लिए, तो ग्रो कैशुआ वगैरह को ग्रो करने के लिए यहाँ पे होता है एक टाइप से, मतलब कि यहाँ पे लेटराइट सॉइल होता है। कैसा सॉइल होता है? रेड लेटराइट सॉइल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एराइड सॉइल की। ये रेंज है, एराइड सॉइल जो है वो रेड होता है, रेड टू ब्राउन में होता है, कलर शैंडी टेक्सचर और स्लाइन होता है नेचर में, और ये लैक करता है ह्यूमस को और मॉइस्चर को ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर और फास्टर रेट्स की ऑफ इवेपोरेशन के कारण। कंकर जो है वो फाउंड होता है लोअर होरिजोन्स ऑफ दिस सॉइल। ये ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट को इंक्रीज करने की वजह से होता है, टूवर्ड्स जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है इन्फ्लिटेशन ऑफ वाटर की वजह से, और ये यूज होता है कल्टीवेशन के लिए, जहाँ पे सिर्फ सुटेबल होगा, इरिगेशन मेथड ही सुटेबल होगा, वहाँ पे यूज होता है बेसिकली। हैज इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये ज़्यादातर यूज होता है कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली। अब बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल की। किसकी बात करेंगे अब? एराइड सॉइल हो गया, अब आएगा फॉरेस्ट सॉइल। अब आप बोलेंगे भैया वही सॉइल है ना जो जंगलों में मिलता है। हाँ भाई बिल्कुल, ये हिली और माउंटेन एरियाज जो जंगल्स की तरफ होते हैं वहीं पे मिलते हैं ये सारे, जो सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हैं जो अवेलेबल है। कुछ फीचर्स है फॉरेस्ट और माउंटेन्स के सॉइल्स के, अगर हम बात करें तो ये वेरियस टेक्सचर्स है फ्रॉम लोमी और सिल्टी वैली साइड्स के, जो कॉर्सेड है इन द अपर स्लोप्स, स्नो कवर्ड करते हैं एरियाज, हिमालयज एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों? वहाँ पे जो बारिश वगैरह होती है वो एसिडिक ही होती है। लो ह्यूमस होता है कंटेंट ड्यू टू डिनूडेशंस के कारण होता है। ये फर्टाइल होता है लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस और एलुवियल फेंस में। अब बात करेंगे सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन क्या होता है भाई? कहीं ना कहीं साइंस में ही पढ़ा था हमने, बताओ। सॉइल इरोजन बताओ, सॉइल इरोजन बताओ। सॉइल इरोजन ऐसा है कि जो रिमूवल करता है टॉप सॉइल, वाटर की जो टॉप सॉइल है उसको, मतलब पानी की वजह से जो टॉप सॉइल है, जो मिट्टी के, उसको रिमूव करने के लिए विंड और अदर नेचुरल फोर्सेस जो लगाए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए सॉइल क्वालिटी को, लैंड डिग्रेडेशन को, रिड्यूस सॉइल क्वालिटी हैज लैंड डिग्रेडेशन, दे यूज सॉइल इरोजन। तो वहाँ पे होता है सॉइल इरोजन का बाय टॉप सॉइल मतलब पानी ज़्यादा देते हो तब होता है। टाइप जैसे टाइप्स अगर हम बात करें टाइप्स की, पहला है गुली, दूसरा शीट, तीसरा है विंड, चौथा डिफेक्टिंग फार्मिंग मेथड, ठीक है। तो जो टाइप्स है वो गुली टाइप्स के होते हैं, शीट टाइप्स के, विंड टाइप के, डिफेक्टिव गुर्मिंग फार्मिंग मेथड्स के टाइप के होते हैं ये।
सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, जिसमें कॉन्टोर प्लगिंग होता है, शेल्टर बेड्स, टेरेक कल्टीवेशन यहाँ पे होता है सॉइल कंजर्वेशन। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, एरिया शोन मोर देन वंस, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर्स प्लस नेट शोन एरिया इज नोन हैज, जो एरिया शो किया जाता है ना ज़्यादा एग्रीकल्चर एरियाज ईयर्स में प्लस नेट शोन एरियाज में, उसको हम क्या बोलते हैं, फैलो लैंड्स, ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड्स, क्रॉप्ड एरियाज, ग्रेजिंग लैंड। तो हमने इसको बोला था ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड्स, इसको बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड्स होगा। बी आंसर टिक करना। आइडेंटिफाइंग द सॉइल विच रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन ए कलर एंड स्लाइन इन नेचर। ये सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये आइडेंटिफाई करता है सॉइल को जिसमें ये रेंज है रेड से ब्राउन की तरफ कलर में, इसको हम बोलते हैं, कौन सा सॉइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एराइड सॉइल, इसको, हाँ हम इसको एराइड सॉइल बोलते हैं, हाँ एराइड सॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कौन सा ऐसा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है सॉरी, जो फॉर्मेशन करने के लिए, रनिंग वाटर ये तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चेंज इन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, ब्रुटेंट कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया था, लिखो ब्रुटेंट कमीशन रिपोर्ट 1987 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 लिख दिया, रिसोर्स कंजर्वेशन एट द क्लब ऑफ रोमा 1968, रियो डी फेरने अर्थ समिट 1992। अब इसको आपको अरेंज करना है अपने सीक्वेंस में, 3 1 2 4, पहला ऑप्शन है 3 1 2 4, दूसरा है 1 4 2 3, 1 4 2 3, तीसरा ऑप्शन है 4 2 1 3, चौथा ऑप्शन है 2 3 1 4, 2 3 1 4। हम अगर देखें तो अगर सीक्वेंस के हिसाब से तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में पहले आया था, फिर आया था आपका रिसोर्स कंजर्वेशन आया था क्लब ऑफ रोमा 1968 में आया था, फिर आपके बाद आया था ब्रुटेंट कमीशन रिपोर्ट 1987 में, ठीक है, और फिर आपका आया था रियो डी फेनवे अर्थ समिट 1992 में। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन बनेगा आपका 2 3 1 4 आंसर बनेगा, ठीक है, आंसर ये बनेगा, टिक कर लो। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग जो है वो कॉस्ट करता है सर्व लैंड डिग्रेडेशंस को, जिनमें से फॉलोइंग स्टेट्स है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं आपको। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, सीबीएसई 2023। तो पोल कह रहा है जो डिफॉरेस्टेशन हुआ था ड्यू टू माइनिंग की वजह से, जो कॉस्ट करता है सर्व लैंड डिग्रेडेशंस को, कौन से एक फॉलोइंग स्टेट्स में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में। तो थोड़ा सोचो 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 क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचो और कमेंट में टाइप करो। इसका आंसर होगा उड़ीसा, उड़ीसा में किया गया, ए होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ए कि ये डिफॉरेस्टेशन यहीं पे हुआ था। जो वन पीस ऑफ लैंड है जो लेफ्ट करता है अनकल्टिवेटेड को फ्रॉम द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स में, उसको हम बोलते हैं बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, फैलो लैंड। जो पीस ऑफ लैंड है जो अनकल्टिवेटेड लैंड को ख़त्म कर देता है, ठीक है, पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स में, उसको बैरन लैंड बोलते हैं, फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली, डी ऑप्शन मार्क कर लो, डी ऑप्शन मार्क कर लो, फैलो लैंड। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। देखो, जो पीस ऑफ लैंड है ना जो बच जाता है अनकल्टिवेटेड, जब होता है, जब अनकल्टिवेटेड बच जाता है पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, तो हमने पढ़ा था वो, उसको हम बोलते हैं फैलो लैंड, ठीक है। यही था आपका पूरा एक टाइप से चैप्टर। कहीं भी ऐसा लग रहा है आपको, एक एक सेकंड आप पीछे करके देख लो, एक सेकंड आप पीछे करके देख लो, पढ़ लो, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ ऐसा डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो चैप्टर का नाम और टॉपिक ये है, और फिर आपके लिए क्या, कौन सी क्लास की जाएगी, आपके लिए की जाएगी ज्योग्राफी डाउट क्लास, आपके लिए की जाएगी ज्योग्राफी डाउट क्लास की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी ज्योग्राफी डाउट क्लास, जिसमें आपसे
ये सब आपको क्लियर किया जाएगा जहाँ पे आपको डाउट है। एक एक पोर्शन जो मैंने पढ़ाया है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट जैसे आप ले लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा रुको जूम कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका पहले, उसके बाद आप क्या करोगे, इस नोट्स का प्रिंट आउट करवा सकते हो, आप लिख सकते हो बेसिकली, और फिर आप कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।